नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और इस वीडियो में आपसे ओसीडी के बारे में एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करूँगा। यदि आप या आपका कोई जानने वाला जिसे ओसीडी है, यह वीडियो शुरू से अंत तक देखेगा, तो उसे बहुत आवश्यक जानकारी उपलब्ध होगी जो ओसीडी के इलाज में सहायक होगी। यह वीडियो अल्टरनेटिव मेडिसिन की पद्धतियों के बारे में है, जिसे कॉम्प्लिमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन CAM के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम बात करेंगे उन उपचार पद्धतियों के बारे में जो एलोपैथी या ट्रेडिशनल साइकोथेरेपी के दायरे में नहीं आती। यदि आप या आपका कोई मित्र या रिश्तेदार ओसीडी के इलाज के लिए दवाएं नहीं लेना चाहते या दवाएं बेअसर हो रही हैं या कोई थेरेपी संभव नहीं है या काम नहीं कर रही है, तो इस वीडियो में बताई गई इलाज पद्धतियाँ सहायक हो सकती हैं। इसमें हम हर्बल दवाओं से लेके मेडिटेशन, योगा और सेल्फ हेल्प की तकनीकों पर बात करेंगे। बहुत से मरीज जिन्हें ओसीडी या कोई अन्य मानसिक बीमारी होती है, अक्सर एलोपैथी की दवाओं को नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट से डरते हैं या उनका असर नहीं होता या उनकी आदत पड़ने से डरते हैं। ऐसे में वे कई अन्य प्रकार के इलाजों को लेने की कोशिश करते हैं या लेने का मन बना लेते हैं। कई लोग जो दवाएं नहीं लेते, वे अक्सर खुद ही किसी प्राकृतिक इलाज से अपने लक्षणों को ठीक करना चाहते हैं। सबसे आम है आयुर्वेद और होम्योपैथी के द्वारा इलाज। काफी लोग तो बहुत सा पैसा इन अन्य उपचारों पर खर्च भी कर लेते हैं। आम तौर पर लोग इलाज तो ले लेते हैं, पर यह नहीं जानते कि वह असरदार है भी या नहीं। किसी के कह देने से भरोसा कर लेते हैं और ठीक होने की उम्मीद में इलाज करवा लेते हैं, जबकि संभावना होती है कि वह इलाज काम ही ना करता हो। कुछ का असर होता है, पर कुछ का असर बिल्कुल ही नहीं होता। इसका एक कारण यह होता है कि बाजार में इलाज तो बहुत से उपलब्ध हैं, पर ज्यादातर पर कोई शोध नहीं हुए होते। हालांकि दावे बहुत से किए जाते हैं इनके असर के संबंध में, पर यह नहीं पता होता कि वे दावे सही हैं या गलत। तो इस वीडियो में हम उन इलाजों के बारे में बात करेंगे जिन पर शोध हुआ है और उनके दावों पर भरोसा भी किया जा सकता है। हम यहाँ वैज्ञानिक तथ्यों पर बात करेंगे कि किन इलाजों को लिया जा सकता है और किन को नहीं। आगे बढ़ने से पहले ध्यान दें कि यहाँ आपको कोई इलाज की सलाह नहीं दी जाएगी, अपितु केवल तथ्य और सबूत के संबंध में जानकारी दी जाएगी। इलाज लेना या ना लेना आप पर निर्भर करता है। अपने डॉक्टर से बात करके ही कोई इलाज करवाने का निर्णय लें। सो उम्मीद है कि इस वीडियो को देख के आपकी बहुत सी दुविधा कम होगी और आप बेहतर निर्णय लेने की दिशा में होंगे। यह वीडियो एक रिव्यू आर्टिकल पर आधारित है जो जर्नल ऑफ अफेक्टिव डिसऑर्डर्स में 2012 में प्रकाशित हुआ था। सो 11 जनवरी 2011 तक जो भी शोध हुआ है इस विषय में, उसी के बारे में इस आर्टिकल में जानकारी मिलती है और तब तक के सभी शोधों का निचोड़ शोधकर्ताओं ने प्रकाशित करवाया है। कुल 14 शोधों को आधार बना के इस आर्टिकल में विश्लेषण किया गया था, जो सभी प्रकार के ऑल्टरनेटिव इलाजों के बारे में था जिनका ओसीडी के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि बहुत से अन्य उपचार भी हैं जिनका लोग ओसीडी में इस्तेमाल करते हैं, पर उन पर शोध नहीं हुआ है, तो इस आर्टिकल में वो शामिल नहीं किए गए थे। आवश्यक यही होता है कि केवल उन्हीं इलाजों को उपयोग में लाया जाए जिन पर शोध हुए हैं और जिनका असर वैज्ञानिक तौर पर देखा जा सकता है या जा चुका है, और इन्हीं तथ्यों को आधार बनाकर इन इलाजों को दूसरे लोगों को भी सुझाव दिया जा सकता है। सो इस वीडियो में यहाँ दर्शाए गए विश्लेषण और जानकारी को गंभीरता से लें, क्योंकि यह आपको फिजूल के पैसे की बर्बादी से रोकने में मदद करेगा और आपको एक लाभकारी विकल्प देगा जिस पर आप भरोसा कर पाएं और सटीक उम्मीद भी लगा पाएं। बहुत से डॉक्टर और लोग अक्सर इन ऑल्टरनेटिव उपचारों की आलोचना करते हैं और इन्हें वैज्ञानिक नहीं मानते, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी इलाज एक शोध और अनुसंधान मांगता है। यह कहना गलत है कि केवल एलोपैथी की एक ही पद्धति काम करती है और अन्य सब बेकार हैं। अगर शोधों से तथ्य निकल आए कि कोई अन्य पद्धति भी लाभ देती है, तो उसे भी उपयोग में लाया जा सकता है। इसलिए हमारे लिए बेहद आवश्यक हो जाता है कि हम इन अन्य ऑल्टरनेटिव तकनीकों के वैज्ञानिक पहलुओं को समझें। ओसीडी को डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दुनिया की 10 सबसे लाचार कर देने वाली बीमारियों में से माना जाता है।
जिसमें आर्थिक नुकसान होता है और जो जीवन की गुणवत्ता को कम कर देता है। यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में करीब 2.5% लोगों को ओसीडी है, जिनका प्राथमिक उपचार दवाओं और साइकोथेरेपी से होता है। दवाओं में प्रमुख हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, क्लोमिप्रामाइन, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स एसएसआरआईज और डुअल अपटेक इनहिबिटर्स, और थेरेपी के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी जैसे कि एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन ईआरपी दी जाती है। इन दवाओं के फायदे बहुत से शोधों में साबित हुए हैं। एसएसआरआई दवाएं सबसे आम हैं, पर उनके डोज अनुसार साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे एंजाइटी, नौजिया, उल्टी महसूस होना, जी मचलना, चक्कर आना, बेहोशी, सरदर्द, नींद की कमी, कामुकता की भावनाओं में कमी इत्यादि। यहाँ तक कि एंटी डिप्रेसेंट्स की डोज जो डिप्रेशन में दी जाती है, उससे काफ़ी अधिक मात्रा में दवाओं की डोज ओसीडी में दी जाती है, जिससे उनके साइड इफ़ेक्ट्स की संभावना और भी अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए इन दवाओं के सीमित लाभ को देखते हुए और उनके नुकसान को ध्यान में रखकर यह आवश्यक है कि ओसीडी के उपचार के लिए नए इलाजों की पहचान की जाए और उनके वैज्ञानिक तथ्य जाने जाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स एंड थेरेपीज कैम्स में कुछ शोध तो हुआ है, हालांकि यह शोध बेहद कम है अगर इनकी तुलना कन्वेंशनल इलाजों की संख्या से की जाए तो, मतलब दवाओं और साइकोथेरेपी की शोधों से की जाए तो। कैम में शामिल हैं जैविक उपचार बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स मतलब न्यूट्रिएंट्स और हर्बल सप्लीमेंट्स, माइंड बॉडी थेरेपीज जैसे एक्यूपंक्चर और मेडिटेशन, एवं लाइफस्टाइल इंटरवेंशन जैसे डाइट में बदलाव या एक्सरसाइज व्यायाम। बहुत से कैम उपचारों का अच्छा खासा सबूत है मूड, एंजाइटी और नींद संबंधी बीमारियों में, पर ओसीडी के मामले में शोध बहुत सीमित हैं और उनके परिणाम बहुत निष्कर्षहीन लगते हैं अगर उन्हें अलग अलग करके देखें तो। इसलिए ओसीडी में जो भी शोध हुए हैं, उनका एक जोड़ और निष्कर्ष निकालना आवश्यक है, जिससे इस दिशा में कोई निर्णय लिया जा सके और किस तरह के शोधों की आवश्यकता है इस पर भी ध्यान दिया जा सके। यह 2012 का शोध हुआ, जिसमें शोधकर्ताओं ने 1912 अलग-अलग शोधों को सूचीकृत किया जो ओसीडी या ओसीडी स्पेक्ट्रम की बीमारियों पर हुई थीं और जिनमें नॉन कन्वेंशनल उपचारों का उपयोग हुआ था। नॉन कन्वेंशनल मतलब गैर पारंपरिक, मतलब हर्बल दवाएं, जैविक उपचार या मेडिटेशन, इन जैसे ट्रीटमेंट्स का उपयोग हुआ था। फिर उनमें से केवल 24 शोधों को महत्वपूर्ण समझा गया और जब उनका पुनः अध्ययन किया तो केवल 14 शोध ही काम के साबित हुए। शोधकर्ताओं ने इंटरनेट की भरोसेमंद वेबसाइट पबमेड पर ओसीडी या ट्रिकोटिलोमेनिया मतलब बालों को आनंद के लिए उखाड़ने की बीमारी या होर्डिंग मतलब जमाखोरी पर की गई शोधों को खोजा। इन्हें कैम के कई सारे शब्दों के साथ खोजा, कॉम्बिनेशन में सर्च किया, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन या कैम या सेल्फ हेल्प, लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, हर्ब, न्यूट्री, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, होम्योपैथी, योगा, ताइची, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, बिब्लियोथेरेपी, मसाज, आर्ट थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, नेचुरोपैथी, कायरोप्रैक्टिक और वर्चुअल रियलिटी। इन सब अलग-अलग शब्दों के कॉम्बिनेशन के साथ ओसीडी, ट्रिकोटिलोमेनिया, होर्डिंग, इन 3 शब्दों को अलग-अलग तरह सर्च करा गया। इसी के साथ कुछ अन्य अलग से इस्तेमाल किए जाने वाले प्राकृतिक तत्व एवं मिश्रण जिनका उपयोग मानसिक बीमारियों में अक्सर होता है, जैसे सेंट जॉन वॉर्ट या ओमेगा 3, ये भी खोजे गए। कोई भी कन्वेंशनल पद्धति नहीं खोजी गई, जैसे बिहेवियरल या कॉग्निटिव तकनीकें, जिसमें माइंडफुलनेस बेस्ड सीबीटी भी होती है, मतलब जिसमें सीबीटी के साथ माइंडफुलनेस दी जाती है, इनको नहीं खोजा गया। डी साइक्लोसेराइन को नहीं खोजा गया क्योंकि इसे कैम नहीं समझा जाता है, पर कई लोग इसे भी एक आवश्यक वैकल्पिक इलाज के तौर पर देखते हैं। आप देखेंगे कि इनमें आयुर्वेद शामिल नहीं है, जो या तो इस शोध की एक कमी हो सकती है या शोधकर्ताओं को इस पर कोई जानकारी नहीं होगी या उन्होंने योगा पर सर्च करना ही जरूरी समझा होगा।
इस इंटरनेट की खोज के बाद शोधकर्ताओं ने 3 प्रमुख श्रेणियों में इलाजों को बांटा। पहला है बायोलॉजिकल कैम इंटरवेंशंस, मतलब न्यूट्रिएंट और हर्बल दवाएं, जिसमें 4 पोषक तत्वों पर 5 शोध शामिल किए गए। वे न्यूट्रिशनल तत्व थे इनोसिटॉल या मायो इनोसिटॉल MI, दूसरा था एन एसिटाइल सिस्टीन NAC, तीसरा ग्लाइसिन और चौथा एकोजा पेंटाएनोइक एसिड EPA। इसी के साथ 3 हर्बल दवाओं पर 3 शोध शामिल थे। वे हर्ब हैं सेंट जॉन्स वॉर्ट, मिल्क थिसल और बोराज। इसके बाद दूसरी श्रेणी में माइंड बॉडी इंटरवेंशंस शामिल थीं, जिनमें माइंडफुलनेस मेडिटेशन, योगा और एक्यूपंक्चर पर 3 शोध शामिल थे। अंत में सेल्फ हेल्प टेक्निक्स की श्रेणी में 3 शोध शामिल किए गए। इन सभी शोधों को वैज्ञानिकों ने एक गुणवत्ता मापदंड के पैमाने पर जांचा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यह देखना आवश्यक होता है कि जिन शोधों को आधार बनाया जा रहा है वे इस लायक भी हैं कि उनके निष्कर्षों पर भरोसा किया जा सके। मतलब क्या उन शोधों को करने की विधि इतनी गुणी थी कि उनके परिणामों को जायज समझा जा सके। अगर शोध में गुणवत्ता जरूरत से कम होगी तो उस शोध के परिणामों पर बहुत अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता और उस विषय पर भविष्य में शोध किया जाना जरूरी है ताकि इन गुणवत्ता की कमियों को दूर किया जा सके। इसके लिए शोधकर्ताओं ने 10 अलग-अलग पैमाने निर्धारित किए जिन पर हर एक के पास हो जाने पर 1 अंक मिल जाता। इस प्रकार हर शोध को 10 में से कुछ अंक प्राप्त होते जो उसकी गुणवत्ता का अंक था। इनमें 5 या उससे कम अंक मिलने पर गुणवत्ता बहुत कम समझी जाती, 6 या 7 पर मध्यम स्तर की गुणवत्ता होती, 8 या 9 का अंक मिलने पर उत्तम गुण वाली शोध कही जाती और 10 के अंक वाली बेहद शानदार शोध होगी। ऐसा देखा गया कि न्यूट्रास्यूटिकल्स तत्वों पर की गई शोधों, मतलब जो 8 शोधें की गई थी, उन्होंने एवरेज 8.6 का अंक प्राप्त किया जो बहुत उत्तम था। जबकि माइंड बॉडी और सेल्फ हेल्प वाली शोधों जो कि 6 थी, उन्होंने एवरेज 6.1 का अंक प्राप्त किया जो मध्यम स्तरीय था। हालांकि इसी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि न्यूट्रिएंट और हर्बल दवाएं OCD के इलाज में काफी लाभकारी होती हैं, जबकि ध्यान लगाना, योगा करना और एक्यूपंक्चर करवाने का थोड़ा ही फायदा होता है। विस्तार से इन परिणामों और शोधों को समझने के लिए अगले 2 वीडियोस देखें, क्योंकि यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि मैंने इस कंटेंट को, इस वीडियो को 3 भागों में विभाजित किया है, जिसे समझना और सुनना आसान होगा सभी के लिए। आप एक एक करके सभी वीडियोस सुन सकते हैं और उनमें दी गई जानकारी का लाभ ले सकते हैं। सो बाकी का कंटेंट आप अगली वीडियो में देखिएगा। यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूं मैं। धन्यवाद।